अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये वीडियो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की सीरीज़ पर 8th वीडियो है जिसमें हम अकाउंटिंग रिलेटेड MCQs कर रहे हैं। इस वीडियो में हम MCQ नंबर 91 से लेकर 100 MCQ तक पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला MCQ है 91। कैश बुक रिकॉर्ड्स। कैश बुक रिकॉर्ड करती है ओनली कैश सेल्स, ऑल टाइप्स ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ओनली रेवेन्यू रिसीट्स, ओनली कैपिटल रिसीट्स। तो कैश बुक जो होती है वो उसमें डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है, और ये डेबिट साइड पर ऑल दी रिसीट्स मतलब जितनी जो हमें वसूलियाँ हुई हैं वो सारी की सारी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होती हैं, और पेमेंट्स जो हैं वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होती हैं। तो तमाम की तमाम कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो जो है ठीक आंसर है इसका। ओनली कैश सेल्स ये ठीक नहीं है। ओनली रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स से मुराद है कि हमें जो पैसा वसूल हुआ इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में या बिजनेस ऑपरेशंस में जो हमें पैसा वसूल होता है वो जो है, जैसे कि सेल्स है फॉर एग्जांपल, ये रेवेन्यू रिसीट्स है कि सेल्स कैश सेल्स की हमने तो हमें पैसा मिला। तो ये रेवेन्यू रिसीट्स जो होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ नहीं होती बल्कि तमाम कैश रिसीट्स होती हैं। और दूसरी तरफ कैपिटल रिसीट्स, वो रिसीट्स जो हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमने एसेट बेच दिया, तो एसेट बेचा तो हमें जो पैसा मिलेगा उसको हम कैपिटल रिसीट कहते हैं। या इसके अलावा हमारे पास जो कारोबार का ओनर है वो कंट्रीब्यूट करता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है इन द बिज़नेस, तो उसको भी हम कैपिटल रिसीट कहते हैं। तो ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये ठीक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऑल टाइप ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स जो हैं वो ठीक है। इसमें हम सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स या कैपिटल रिसीट्स या कैश सेल्स नहीं लिखते बल्कि तमाम की तमाम रिसीट्स और तमाम की तमाम पेमेंट्स, उसमें रेवेन्यू रिसीट्स भी आ जाती हैं, कैपिटल रिसीट्स भी आ जाती हैं, कैश सेल्स भी आ जाती है, और इसके अलावा और कोई रिसीट्स हों तो वो भी आ जाएंगी और पेमेंट्स हों तो वो भी आ जाएंगी। ठीक हो गया। 92nd MCQ है हमारे पास। इन अ 3 कॉलम कैश बुक डैश डज नॉट एग्जिस्ट। 3 कॉलम कैश बुक कौन सी होती है? 3 कॉलम कैश बुक में हमारे पास 3 कॉलम्स होते हैं। एक होता है बैंक का अकाउंट, एक होता है कैश का अकाउंट, और एक होता है डिस्काउंट का अकाउंट। डेबिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अकाउंट जो होता है वो उसको हम डिस्काउंट अलाउड कहते हैं, और क्रेडिट साइड पे जो अकाउंट होता है उसको हम कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इधर जो है हमारे पास सही ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन, कि पिटी कैश कॉलम। पिटी कैश कॉलम हमारे पास 3 कॉलम कैश बुक में नहीं होता। ये तीनों कॉलम्स होते हैं, कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है और डिस्काउंट कॉलम होता है, लेकिन पिटी कैश कॉलम नहीं होता। पिटी कैश एक बुक होती है जिसमें छोटे मोटे खर्चे लिखे जाते हैं। तो इधर राइट आंसर क्या है हमारे पास? पिटी कैश कॉलम। इट डजंट एग्जिस्ट इन द 3 कॉलम कैश बुक। 93rd MCQ है हमारे पास। विच ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कि इनमें से कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड होंगे? हमारे पास ऑप्शन है ए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश की कलेक्शन हुई है कर्जदारों से या अकाउंट रिसीवेबल से। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश रकम अदा की है क्रेडिटर्स को या अकाउंट पेबल्स को। ये दोनों ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं कैश बुक में, एक कैश के रिसीट साइड पे डेबिट साइड पे और एक कैश पेमेंट साइड जो कि क्रेडिट। सैलरी रिमेंड आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये है कि हमने सैलरीज एक्सपेंस कर लिया लेकिन अभी तक सैलरीज की रकम अदा नहीं की। तो ये क्या है? अक्रूड सैलरी जिसको कहते हैं। अक्रूड सैलरी के मतलब कि आपने एक एक्सपेंस कर लिया लेकिन अभी तक रकम अदा नहीं की, तो ये तो रकम अदा ही नहीं की, कैश पेमेंट हुई ही नहीं, तो इसकी जो
ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश बुक में आ ही नहीं सकता, क्योंकि कैश बुक में रिसीट्स एंड पेमेंट्स आती हैं, जबकि इधर पेमेंट हुई ही नहीं है, तो ये वाला ट्रांजैक्शन है। कैश डिपॉजिट विद द बैंक, कैश डिपॉजिट जो करते हैं बैंक में, तो वो भी कैश बुक में आता है। तो राइट आंसर हमारे पास सी है, जो कि सैलरीज रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग है। 94th MCQ है हमारे पास, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पिटी कैश बुक इज एन एसेट। पिटी कैश में बुक में क्या होता है कि एक अकाउंटेंट को हम दे देते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल इतना बैलेंस 3000 रुपये दे देते हैं कि आप छोटे मोटे खर्चे जो हैं वो आप चलाएं। उसने पूरा मंथ या जितना भी टाइम लगा उस पैसों को लगाया, एक्सपेंसेस की उस पैसों में से, और आखिर में उसके पास कुछ बैलेंस बच गया फॉर एग्जांपल 500 का, तो 500 का जो बैलेंस बचा वो हमारा एसेट होगा, क्योंकि हमारे अभी पैसे ये नहीं लगे, तो इसलिए ये राइट आंसर इधर क्या है, एसेट, इज एन एसेट। 95th MCQ है हमारे पास, विच कॉलम ऑफ अ कैश बुक विल नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस, कि कौन से कॉलम में, जो कि 3 कॉलम हमने पढ़े हैं, कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है और डिस्काउंट कॉलम होता है कैश बुक में, तो इन तीनों में से कौन सा कॉलम जो है उसका क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। तो क्रेडिट बैलेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैश कॉलम का नहीं होता, ठीक हो गया। बैंक कॉलम का क्यों होता है कि फॉर एग्जांपल बैंक में हमने जितना पैसा रखवाया हमने उससे ज़्यादा निकाल लिया, हम निकाल सकते हैं, इसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। जबकि डिस्काउंट कॉलम जो है फॉर एग्जांपल डेबिट साइड पे डिस्काउंट कॉलम है और क्रेडिट साइड पे भी डिस्काउंट कॉलम है, तो डेबिट साइड का जो डिस्काउंट कॉलम है उसको हम डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड फॉर एग्जांपल हमने कस्टमर्स को डिस्काउंट अलाउ किया 500 का, और जो हमें सप्लायर्स ने दिया वो हमें दिया फॉर एग्जांपल 800 का, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है डिस्काउंट के कॉलम का ज़्यादा है, इसलिए क्रेडिट साइड का बैलेंस हो सकता है डिस्काउंट के कॉलम में, जबकि कैश कॉलम में क्रेडिट साइड ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे सेफ में या हमारे पास जो लॉकर है उसमें जितने पैसे पड़े हैं फॉर एग्जांपल 5000 के और उसमें से हमने खर्चा कर दिया 6000 का, ऐसा नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या है, कैश कॉलम का कभी भी बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड का नहीं होता। 96 MCQ है हमारे पास, Which of these document is not required for bank reconciliation? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो हमें नहीं रिक्वायर्ड होता। तो सबसे पहली ऑप्शन है बैंक कॉलम ऑफ अ कैश बुक, ये रिक्वायर्ड होता है, इसको हम कंपनीज लेजर अकाउंट भी कहते हैं, या हम कहते हैं कि कंपनीज बैलेंस एज पर कैश बुक, कि कंपनी का जो बैलेंस है कि हमने बैंक में कितना पैसा रखवाया, डिपॉजिट कितना किया और जो है विदड्रॉ कितना किया, वो जो रिकॉर्ड है वो कंपनीज का बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में ये डिटेल होती है। बैंक पासबुक जिसको हम बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं, दोनों सेम ही चीज़ें, और ये रिक्वायर्ड होती है कि बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड होती है और कैश कॉलम और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक भी रिक्वायर्ड होती है। ट्रायल बैलेंस हमें रिक्वायर्ड नहीं होता बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो राइट आंसर क्या है, डी, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। 97th MCQ है हमारे पास, डिफरेंस इन द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ, ये जो डिफरेंस आता है पासबुक के बैलेंस में और कैश बुक के बैलेंस में वो किन रीजंस की वजह से आता है। तो वो रीज़न जो है हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की वीडियो में भी डिटेल में पढ़े थे, आप उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस वीडियो को आप जब देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पासबुक में और कैश बुक में जो डिफरेंस आ रहा है वो किन रीजंस की वजह से आ रहा है। जो मेन रीजंस हैं वो 4 रीजंस हैं, जो कि मैंने, जिसमें पहला है प्रोसेस, डिपॉजिट इन प्रोसेस, कि आपने तो बैंक में पैसा रखवा दिया लेकिन बैंक वालों ने अभी इस पे प्रोसेस नहीं किया या प्रोसेस चल रहा है। दूसरा है आउटस्टैंडिंग चेक्स, कि आपने अपने सप्लायर को चेक लिख के दे दिया लेकिन बैंक ने, वो सप्लायर अभी तक बैंक नहीं गया और कैश नहीं करवाया। और है डेबिट मेमो और क्रेडिट मेमो। डेबिट मेमो से मुराद सर्विस चार्जेस डायरेक्टली जो है बैंक ने काट ली आपके अकाउंट से, आपको नहीं पता था।
या और कोई बैंक के आपके बैंक अकाउंट से कुछ कटौती हो गई लेकिन आपको उसके बारे में इल्म नहीं था। जबकि क्रेडिट मेमो क्या है कि डायरेक्टली आपके अकाउंट में इंटर किए गए हैं या क्रेडिट किया गया है बैलेंस, जिसको हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट कोई कमाया, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई थी आपने, आप बैंक वालों ने आपके अकाउंट में वो डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया, आपको इल्म नहीं था इसका। तो ये 4 रीजंस हैं। इन 4 रीजंस की वजह से बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक जो है उसमें डिफरेंस होता है। तो इधर ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ए ऑप्शन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये वही आउटस्टैंडिंग चेक्स की बात कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे पास बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक में डिफरेंस आता है, ये ठीक है। दूसरा क्या है? चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, कि आपने तो चेक इशू किया लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया, तो इसकी वजह से भी कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस आएगा। इसको हम कहते हैं NSF, नॉन सफिशिएंट फंड। ये हमारे पास डेबिट मेमो में आता है। जबकि सी ऑप्शन जो है हमारे पास है चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक। डिपॉजिट करवाया चेक और वो क्रेडिट कर दिया हमारे अकाउंट में, मतलब हम डिपॉजिट इन प्रोसेस नहीं है, उसने कर दी है, बैंक वालों ने कर दी है, प्रोसेसिंग हो गई है। तो ये जो है ये काम हो गया, इस वजह से इसकी वजह से डिफरेंस नहीं आ रहा। तो ये 2 ऑप्शन जो हैं ये ठीक ऑप्शन हैं। ठीक हो गया, बोथ ए एंड बी। 98th MCQ है हमारे पास, द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। क्यों प्रिपेयर की जाती है? मैं राइट आंसर पढ़ लेता हूँ। टू ब्रिंग आउट द रीजंस फॉर द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर बैंक बुक या पासबुक। तो ये इसलिए बनाई जाती है ताकि रीजंस मालूम किए जाएं या रीजंस को वाज़ेह किया जाए कि जो कैश बुक है उसमें जो बैलेंस है उसमें और बैंक बुक के बैलेंस में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो जो रीजंस हैं वो हमें पता चल जाते हैं। ठीक हो गया। ये जो ऑप्शन है वो है रेक्टिफाई दी मिस्टेक। नहीं, ये रेक्टिफाई नहीं करता, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई नहीं किया जाता। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में रीजंस को वाज़ेह किया जाता है, रीजंस को सामने लाया जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है। टू अराइव एट द बैंक बैलेंस नहीं, टू अराइव एट द कैश बैलेंस नहीं, ये दोनों पहले से दिए गए होते हैं कि कैश बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक बुक जो है दिए गए होते हैं। तो राइट आंसर इधर या मोस्ट सूटेबल आंसर कौन सा है? टू ब्रिंग आउट द रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर बैंक बुक। ठीक हो गया। 99th MCQ है हमारे पास, बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के फ़ायदा क्या है, फ़ायदे क्या हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने के। तो सबसे पहला है इट ब्रिंग्स आउट एनी एरर कमिटेड इन प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक बैंक पासबुक। तो ये क्या करती है कि जो गलतियां हुई हैं प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक में या पासबुक में उसको वाज़ेह कर लेती है, उसको सामने ले आती है। तो सही है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वाज़ेह कर देती है, ब्रिंग आउट करती है ये एरर्स। फिर है हाईलाइट अंडर डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ये डिलेज को भी हाईलाइट कर देती है कि आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया था फॉर एग्जांपल 21 जनवरी को और वो अभी तक डिपॉजिट बैंक वालों ने नहीं किया, तो डिले हुआ है, तो उसको हाईलाइट हो जाता है कि हाँ ये चेक्स जो है हमने डिपॉजिट तो करवाए थे लेकिन अभी तक बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में ये क्रेडिट नहीं किए। सी ऑप्शन है हेल्प्स नो एक्चुअल बैंक बैलेंस। बिल्कुल ठीक हो गया कि एक्चुअली बैंक बैलेंस जो है वो कितना होना चाहिए। देखें बाज़ जगह पे बैंक वाले के पास कम इन्फॉर्मेशन होती है, बाज़ जगहों पे कैश बुक में कम इन्फॉर्मेशन होती है, जो कैश रिकॉर्ड प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनके पास कम इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि बैंक के पास कब इन्फॉर्मेशन कम होगी? जब आपने चेक इशू किया लेकिन जो सप्लायर है उसने आपका चेक अभी तक बैंक वालों को नहीं दिखाया, तो बैंक के पास इन्फॉर्मेशन कम है। इसी तरह डिपॉजिट करवाया लेकिन अभी तक डिपॉजिट इन प्रोसेस है, अभी तक बैंक वालों ने ये अकाउंट में डाला ही नहीं, तो प्रोसेस चल रहा है, तो इधर इन्फॉर्मेशन बैंक के पास कम होती है। जबकि कैश बुक प्रिपेयर करने वालों के पास कब इन्फॉर्मेशन कम होती है? जब डेबिट मेमो होता है या क्रेडिट मेमो होता है। तो इस वजह से
हमारे पास बाज़ औक़ात जो है एक्चुअल बैलेंस, बैंक बैलेंस जो है वो कितना होना चाहिए, वो हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के बाद में पता चल जाता है। तो ऑल द थ्री जो है वो राइट आंसर है कि ऑल ऑफ द अबव जो ऑप्शंस हैं वो ठीक है। ठीक हो गया। 100 MCQ है हमारे पास। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, मीन पासबुक में जो डेबिट बैलेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। क्यों? आप जो है बैंक की नज़र से देखें कि बैंक का जो डेबिट साइड होता है उसमें बैंक के एसेट्स आएंगे या एक्सपेंसेस आएंगे, जबकि राइट हैंड क्रेडिट साइड में बैंक की लायबिलिटीज आएंगी या कैपिटल वगैरह। बैंक जो बुक्स बना रहा है उसमें पासबुक जो है उसमें वो डेबिट साइड पर अपने एसेट्स लिखेगा। फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ तो बैंक ये लिखेगा कि इस बंदे ने मुझे पैसा देना है, मतलब हम फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंट बैंक में है तो हम बैंक के कर्जदार हो गए, अकाउंट रिसीवेबल हो गए बैंक ओवरड्राफ्ट करके, तो तब वो क्या कर रहा है, डेबिट साइड पे लिख रहा है। और जब क्रेडिट साइड पे लिखता है तो वो लिखता है कि ये फॉर एग्जांपल सरप्लस कैश हो फॉर एग्जांपल, या हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा हो, तो ये बैंक के ऊपर लायबिलिटी है कि वो रकम उसकी नहीं है, वो उसने अदा करनी है। तो इधर इजीली अंडरस्टैंड करने की बात यह है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो बैंक का तो एसेट है ना, कि बैंक वालों ने हमसे ये पैसा लेना है वापस। हमें ये फैसिलिटी दी हुई है कि आप अपने अकाउंट्स में जितना डिपॉजिट है उससे ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। तो हमने जब निकाला तो हम बैंक के अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए, तो बैंक वालों को ये पैसा देना है, इसलिए बैंक ने ये अपने एसेट साइड पर लिख लिया, जबकि क्रेडिट साइड पे बैंक की लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो अगर हमारा बैंक अकाउंट साइड क्रेडिट साइड पे होगा ऑफ द पासबुक, तो इसका मतलब ये है कि बैंक वालों ने हमें ये पैसा देना है। तो राइट आंसर क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये थे कुछ MCQs। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मज़ीद इनको कैरी ऑन करेंगे। अगर इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।